नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 IAS से स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। इस लेक्चर में अपन लोग जो है एमपी हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करेंगे। ये जीएलसी IAS के प्रीमियम नोट्स हैं और इसकी जो रेगुलर सीरीज़ हैं वो आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो में एक्सेस कर सकते हैं। निःशुल्क रूप से बैचेज बनाए गए वहाँ आपको ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही ये हमारे जो पेड कोर्स हैं नोट सीरीज़ का हिंदी मीडियम का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ज़्यादा नोट मोर एक्सपेंसिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है, सबसे पहले अपन इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सिलेबस। तो पहला जो हमारे पास सिलेबस आ रहा है वो आ रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आगे जैसे टॉपिक है उन टॉपिकों पे अपन चर्चा करेंगे। तो अपन इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल का इतिहास, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। तो अपन देखते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास में जो इतिहास देखते हैं, होमो सोपियंस से चीज़ें स्टार्ट होती है। अभी हमारी जो रेसेज वो है होमो सोपियंस, एक अपग्रेडेशन हो गया है, एक सोपियंस और लग जाता है। तो जो आधुनिक मानव का अभी रूप है वो होमो सोपियंस है। आज से लगभग 40,000 साल पहले होमो सोपियंस आए, ठीक है। उससे पहले भी मानव प्रजातियाँ तो थी, ह्यूमन रेसेस तो थी, लेकिन जो ह्यूमन रेसेस हैं वो अभी तक पहाड़ों में, गुफाओं में, पत्थरों के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर रही थी। जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, नदी किनारे उन लोगों ने चुने और वहीं पर उनको इजीली जो अपना शिकार है, अपना भोजन है वो प्राप्त हो जाता था। छाया के लिए वो गुफाओं में निवास कर लेते थे। मुख्य इक्विपमेंट जो उनका रहता था, पत्थर रहता था, स्टोन रहता था। इसको अपन जो है पेलोलिथिक एज या पाषाण काल के रूप में अपन देखते हैं। इतिहास का क्रमिक विभाजन भी 3 हिस्सों में रखा गया है। उन 3 हिस्सों में जो क्रमिक विभाजन है उसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास काल, और प्रोटो हिस्ट्री, मतलब वही आदि ऐतिहासिक, और हिस्ट्री। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस या लिखित प्रमाण हम लोगों को अवेलेबल नहीं है, वो प्री या प्रागैतिक इतिहास है। आद्य इतिहास रिटन एविडेंस है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, वो आद्य इतिहास है। और इतिहास की परिभाषा कि वह विगत जिसके लिखित प्रमाण पुष्ट व तार्किक हैं, ऐसे विगत को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो ऐसा बीता हुआ जिसके लिखित प्रमाण हैं, पुष्ट हैं, तार्किक है, जिनको इतिहासकारों की टीमों ने, विशेषज्ञों ने तर्कसंगत ठहराया है, तो उनको इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चिन्ह तो बहुत सारी जगह मिलते हैं, जैसे नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, आपका आदमगढ़ वाला क्षेत्र, भीमबेटका, ग्वालियर के कुछ हिस्से, मंदसौर के जो कुछ आवरा माता क्षेत्र हैं वहाँ, ऐसे बहुत सारी जगह हमें एविडेंस मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक कालीन जो स्रोत हैं उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई भी प्रमाण मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। जैसे मेंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में इंडस वैली सभ्यता का विस्तार क्यों नहीं हो पाया 5 मार्कर में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्री को लेके डिस्कस करें, लेकिन प्री और मेंस साथ का साथ चलता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवसंरचना, जो लोकेशन थी मध्य प्रदेश की, वो ऐसा था कि जो हमारा मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, अगर आपके पास मैप होता तो मैं दिखाता इसमें, अगर कहीं मैप हो तो नहीं है शायद, ठीक है, मैं पेन लेके बता देता हूँ आप लोगों को। जो हमारा मध्य प्रदेश का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट पूरा है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पूरा प्रदेश है ये चंबल का क्षेत्र आता है पूरा आपका, ये चंबल वाला एरिया आता है पूरा, चंबल रिवर वाला। तो ये अवनालिका प्रदन अभी वर्तमान में वो दस्युओं की भूमि कहलाता है। तो उस समय तो आवागमन के लिए बहुत कठिन हुआ करता था। उसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है, अगर इधर से कोई तरीका भी बनता तो ये सतपुड़ा और नर्मदा ताप्ती जो है, और इधर जो मेकाल है वो इसकी एक रेंज बना देती है। उसके अलावा जो सोन का प्रवाह है, वो सोन का प्रवाह भी क्या है कि इस तरीके से है, इधर से ये यमुना का बंधन बन जाता है। तो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश की सीमाएं ऐसी नहीं थी कि इंडस वैली वाले ट्रेवल करके एमपी में एंटर करते, इस कारण से ये एक मुख्य कारण है। उसके अलावा सघन वनस्पति आबादी युक्त क्षेत्र है, वनस्पति युक्त क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश वर्तमान में भी वनों में एक अच्छी स्थिति रखता है। अकॉर्डिंग टू एरिया जो है फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा हमारे राज्य मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उस वजह से भी उस सघनता के कारण ये अगम्य क्षेत्र हुआ करता था।
साथ ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्होंने भारत की मुख्य भूमि की ओर प्रवेश कम ही किया, ठीक है। उनका जो आवागमन का जो मुख्य था वो इंडस वैली जोन ही उन लोगों ने मेनली चूज करके रखा। तो ऐसे कुछ मूलभूत कारण थे, इस कारण से इंडस वैली के एविडेंस हम लोगों को नहीं मिलते। तो आइए अपन चर्चा करते हैं नोट्सों के साथ, और इन नोट्स को आप जो है GLC IAS ऐप से परचेज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप विभिन्न कालखंडों, ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक राजनीतिक प्रदेश का परिणाम है, और इन्हीं का अध्ययन हम लोग आगे करते हैं। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो वहीं जिसके लिखित परिणाम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रागैतिहासिक शब्द जो है, प्री हिस्ट्री वर्ड जो है वो किसने दिया है। तो प्री हिस्ट्री वर्ड जो आपको दिया है वो किन्होंने दिया है, डेनियल विल्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रागैतिहासिक शब्द है ये शब्द किसने दिया, डेनियल विल्सन ने। लगभग 4000 ईसा पूर्व का जो काल है, लगभग वो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के आसपास का एरिया जो मान लेते हैं अपन। और इसकी जो गणना की जाती है किस प्रकार से की जाती है, तो 2 विधियां आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कार्बन 14 विधि और यूरेनियम मेथड। तो यूरेनियम मेथड क्या है, यूरेनियम जो है उसका विघटित होने के में लॉन्ग समय लगता है, बहुत लंबा पीरियड लगता है। इसलिए जब किसी भूगर्भिक क्षेत्र की आयु ज्ञात करनी हो, किसी पिंड की आयु ज्ञात करनी हो, पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी हो, चट्टानों की आयु ज्ञात करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम मेथड को अपनाते हैं। लेकिन जब जीवाश्मों से रिलेटेड फोसिल्स जो हैं उनसे रिलेटेड एज अगर हम लोगों को मालूम करनी हो तो नॉर्मली हम कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। जो पूरा पाषाण काल था उसमें मेनली जो इक्विपमेंट थे या जो औजार थे, हथियार थे, वेपन्स थे, वो कैसे हुआ करते थे, हस्त कुठार, पेबुल, क्लीवर्स, चापर, ये नामकरण है इनके। एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इस काल में मध्य प्रदेश में जो पाषाणकालीन औजार उपयोग किए जाते थे ये किस स्टोन के बने होते थे। तो 2 स्टोन मेनली यहाँ पे अपने को मिलते हैं जिनके औजार मिलते हैं, क्वार्ट्जाइट और चट। क्वार्ट्जाइट और चट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं पूरा पाषाणकालीन स्थलों के बारे में। मध्य प्रदेश में अपन लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल विद्यमान है। पूरा पाषाणकालीन स्थलों में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो आता है भीमबेटका। देखिए भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते रहे हैं। ये सबसे पहली बात किस जिले में आती है, रायसेन में आती है। उसके अलावा यहाँ पे जो भित्ति चित्र मिले हैं वो यहाँ की गुफाओं में मिले, बहुत बड़ा एक गुफा समूह है। अभी भी पूरी खोजें वहाँ पे नहीं हुई है, अभी भी गुफाओं में खोज चल रही है, इतनी बड़ी ये साइट है, ठीक है। SD सांखलिया के अनुसार लगभग यहाँ के जो चित्र हैं वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख वर्ष पूर्व तक के हो सकते हैं, ठीक है। अब वो तो ठीक है जैसा हो। इसके अलावा दूसरी साइड जो हम देखते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र, जो होशंगाबाद और नरसिंहपुर वाला भाग है, यहाँ से हमें हस्तकुटार और क्लीवर भी मिले हैं। हथनोरा होशंगाबाद, अब हथनोरा होशंगाबाद जो है यहाँ होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी मिली है, जिसे नर्मदा मानव का नाम भी दिया गया है, या महामानव नर्मदा मानव, ये हथनोरा होशंगाबाद से मिला है। भारत में मानव जाति के प्रथम साक्ष्य जो हैं वो लगभग 2.5 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं, इसी से संबंधित ये है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें आगे। खोजकर्ता इस साइट के कौन है, यहाँ पे SD सांखलिया व अरुण जी सोनकिया। यहाँ से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्वालियर क्षेत्र में खोजें किसने करी, मंदसौर क्षेत्र में किसने करी, उज्जैन क्षेत्र में किसने की है, नर्मदा क्षेत्र में किसने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मामा भांजा शैलाश्रय, पनार पानी, पचमढ़ी, यहाँ पे भी गुफा में निर्मित जो गुफा संख्या 29 है उसमें जो चित्र हैं, ठीक है, वो भी किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। उसके अलावा बेसनगर विदिशा के अंदर भी पाषाणकालीन जो चीज़ें खोजी गई हैं, DR भंडारकर जी जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके नेतृत्व के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल के अंदर जो उपकरण मिले उनको माइक्रोब्लेड, चंद्रिका व त्रिकोण भी कहा जाता है। जो मध्य पाषाण काल था उसके हथियारों को या इस पूरी एज को माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले का मानव बड़े पत्थरों से शिकार करना कंफर्ट मानता था। लेकिन मध्य पाषाणकालीन मानव ने एक टेक्नोलॉजी जो है वो ईजाद कर ली थी, वो टेक्नोलॉजी थी नुकीले पत्थरों का उपयोग करना, थोड़ा उस पर हत्ता लगाना, मुष्ठा लगाना जो बोलते हैं उसको, हाथ में पकड़ने का। तो वो उन लोगों ने जो औजार है कर लिए थे। तो आकार में छोटे हुआ करते थे लेकिन नुकीले हुआ करते थे। माइक्रोलिथ वेपन्स जो है वो यहाँ से मिले। उपयुक्त पत्थर, इसमें चूंकि उनको घिसना पड़ता था, तीखा करना पड़ता था, इसलिए मुलायम पत्थर जो होते थे उनका प्रयोग करते थे। मुलायम पत्थर इन द सेंस पत्थर जितना हार्ड होगा वो उतना ही कमज़ोर होगा, पत्थर जितना मुलायम और सॉफ्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा मतलब मजबूती वाला होगा, है ना। लोच इलास्टिसिटी की थ्योरी आप कभी पढ़ के देखेंगे। फिर मानव का पहला जो अगर पालतू पशु माना जाए तो कुत्ता मानव के द्वारा पहले उपयोग की गई धातु है तो तांबा है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में संघर्ष जो श्रृंगार सामग्री उसका उपयोग किया जाता है,
इंडस वैली में तो लिपस्टिक के प्रमाण भी मिले हैं हड़प्पा क्षेत्रों से। मध्य पाषाणकालीन स्थलों में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आदमगढ़, होशंगाबाद, जहाँ से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ के जो फाउंडर हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट बी जोशी हैं। भीमबेटका, रायसेन, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिले इनको थोड़ा देखना ठीक है। एक वयस्क बच्चे की कब्र यहाँ से मिली है, उसके शवाधान, दीवार पर भालू, जंगली सांड, बारहसिंगे के चित्र। और 2003 में मध्य प्रदेश की तीसरी साइट थी जो भीमबेटका के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुई। पचमढ़ी के अंदर गुफा स्थल, जम्बूद्वीप, डोरोद्वीप ये नाम दिए गए। हालांकि पुराणों में भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहा गया है और यहाँ पे जो पचमढ़ी का गुफा स्थल है वहाँ पे जो दो द्वीप है वो जम्बूद्वीप, डोरोद्वीप नाम से हैं, यहाँ पे भी मिले। नवपाषाण काल में मानव ने, पूरा पाषाणकालीन मानव की देन है आग का आविष्कार। मध्य पाषाणकालीन मानव है नुकीले माइक्रोलिथ हथियार। नवपाषाण काल के मानव ने आधुनिक कृषि करना सीख लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, कुंभकारी कला का विकास हो गया। तो इस काल में हर्षित हथियार, कुल्हाड़ी, बसूला, सिल पत्थर जो नॉर्मली आज भी हम यूज करते हैं, ऐसी चीजें आने लगी। विशेषता, स्थायी सामाजिक जनजीवन का प्रारंभ हुआ। अब मानव ने एक सोसाइटिक लाइफ जीना शुरू कर दिया, सामाजिक संबंधों के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। परिवार जैसी पहली इकाई जो है वो नवपाषाण काल की ही देन मानी जाती है। ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थलों में मेनली भेड़ाघाट आपका जो जबलपुर में आता है वो, तिलवाड़ा घाट जबलपुर, मन भावन टेकरी भोपाल। इसके आगे और देख लेते हैं हम लोग। चचाई, गोविंदगढ़, रीवा जो जलप्रपात है, आदमगढ़, होशंगाबाद। ताम्रपाषाण काल में जब मानव सभ्यता में पाषाण और तांबे के मिश्रण से औजार हथियार बनाए जाने लगे, इसे हम ताम्रपाषाणकालीन युग कहते हैं। कॉपर एज के साथ स्टोन का, कॉपर स्टोन एज। ग्रामीण कृषक समुदाय का उद्गम हुआ, कृषि पशुपालन प्रारंभ हुआ। जो कृषि पशुपालन है वो यहाँ पे इसका उद्गम हुआ। कृषि पशुपालन से वैसे मेरे को आर्टिकल याद आ गया, अगर आप लोगों को लगे तो थोड़ा सा एक बार वहाँ पे भी आपको कर देते हैं। ठीक है, कृषि पालन का जो उल्लेख है वो कहाँ दिया गया, हमारा आर्टिकल 48 में दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया तो अब रुक नहीं सकता। विशेषता, पुरातात्विक स्थल जो ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड मिला है, कायथा उज्जैन मिला है, नवदा टोली खरगोन मिला है, एरण सागर मिला है, नागदा उज्जैन, जावरा रतलाम, बेसनगर विदिशा, डंगुरिया बालाघाट में वैनगंगा नदी के किनारे और जबलपुर के कुछ क्षेत्र। कायथा सिंध नदी पर उज्जैन में स्थित है। तांबे से निर्मित कुल्हाड़ी व अन्य पशु आकृतियां एवं काले चित्र मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एरण सागर यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी है, हालांकि आगे गुप्तकालीन चीज़ें भी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन अभी अपन ताम्रपाषाण में देखते हैं। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के टुकड़े, काले लाल चित्रित मृदभांड मिले हैं। नवदा टोली, महेश्वर, मिट्टी के घर, काले लाल मृदभांड, चना, गेहूँ, मटूर, मसूर इत्यादि के साक्ष्य भी मिले हैं। कृषि के साक्ष्य, विभिन्न ताम्र निर्मित औजार भी जो हैं नवदा टोली से मिले। बहुत बढ़िया साइट है ये। हालांकि मध्य प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो पाया है, लेकिन हाल ही के वर्षों में पर्यटन टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इन चीज़ों पर काम बहुत अच्छे से हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं और अलग सी साइट, आवरा मंदसौर। ये भी ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। यानी से काले और लाल रंग के उत्कीर्ण मृद भांड, मतलब जो मटके होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ से आवरा मंदसौर से क्या है कि ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल के साक्ष्य जैसा एरण में मिलता है वहाँ के मिलते हैं। उसके अलावा आवरा से जो रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए जो बताते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में कहीं ना कहीं यहाँ कुछ रोल रहा होगा, यहाँ के लोग व्यापार करते होंगे, क्योंकि मंदसौर का छपाई का काम हजारों सालों से प्रसिद्ध है। डांगवाला उज्जैन के पास स्थित ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। नागदा उज्जैन ये चंबल नदी के किनारे हैं, उज्जैन में आता है। अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थल में खेड़ीनामा, होशंगाबाद, मूसाखेड़ी, आजाद नगर, यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, हालांकि इतना ये साइट डेवलप नहीं हो पाई है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, सबसे पहले आता कायथा संस्कृति। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि ताम्रपाषाणकालीन जो जो कल्चर है वो कैसा है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन इनको किए गए कि कहीं पे घरों का थोड़ा रूप अलग मिला है, मृद भांडों का रूप थोड़ा अलग मिला है, औजार थोड़े अलग मिले हैं।